बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला महम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन और हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। गुजरात के चौधरी की तगड़ी ललकार, निज़ाम का फ़ैसला, आवाम का फ़ैसला और फ़ैसले की घड़ी आ गई। नवाज शरीफ साहब की उल्टी गिनती शुरू, हामिद मीर का बड़ा इंकिशाफ। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 14 या 15 बच्चे थे जो कहते हैं कि चलो आज खेलते हैं रेलवे की पटड़ी के ऊपर। इत्तेफाक से जब वो स्टेशन के पास गए तो जो ज़्यादा तादाद में लड़के थे, तकरीबन 14 अदद लड़के थे, बच्चे थे, उन्होंने कहा कि हम इस पटड़ी पे खेलते हैं। बदकिस्मती के साथ वो पटड़ी का इंतखाब उन्होंने किया जो पटड़ी बिल्कुल सही सलामत दुरुस्त थी और उससे ट्रेन गुज़रती थी। लेकिन एक बच्चा उनमें ऐसा भी था जो नहायत समझदार था। उसने कहा भाई इस पे तो ट्रेन चलती है, हो सकता है हम खेल में मसरूफ़ हो जाएं और ट्रेन आ जाए तो हम नीचे आ जाएंगे, लिहाजा हम दूसरी पटड़ी पे खेलते हैं जिस पे पुरानी है, उस पे ट्रेन नहीं आती। उन्होंने कहा नहीं, हम इसी पे खेलेंगे, तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम खेलो या ना खेलो। लड़का समझदार था, उसने दोबारा कहा, वो ना माने, वो अकेला उस पुरानी पटड़ी पे बैठ गया खेलने के लिए। तो दूसरा जो ग्रुप था 13-14 बच्चे थे, वो उस पटड़ी पे खेलना शुरू हो गए जिस पर ट्रेन ऑलरेडी गुज़रती थी, यानी नया ट्रैक था। इत्तेफाक के साथ ट्रेन आ जाती है तो जो कांटा चेंज करने वाला शख्स था वो वहाँ पे मौजूद नहीं था। वहाँ पे एक अजनबी शख्स मौजूद था। जब उसने देखा कि ट्रेन तो सर पे आ गई है तो बच्चे खेल रहे हैं आगे, जिस पटड़ी पे ट्रेन जा रही है, तो दूसरी ट्रेन जो थी, दूसरी पटड़ी जो थी, उस पर एक लड़का था। उसने जल्दी जल्दी क्या फ़ैसला किया, फ़ैसले की घड़ी आ गई उस पर कि मैं क्या करूं, 14 को बचाऊं या एक को बचाऊं। उसके ज़हन में यही आया कि मैं 14 लड़कों को बचा दूं, एक जाता है तो जाने दो। उसने फ़ौरन से पहले कांटा चेंज कर दिया। जैसे ही उसने कांटा चेंज किया तो वो लड़का समझदार था, जो जैसे उसने देखा कि वो गाड़ी इस पटड़ी पर आ गया तो उसने छलांग लगाई और साइड पे हो गया, वो बच गया। आगे क्या हुआ, उसने 14 को बचाने की खातर क्या बना कि ट्रेन का जो पटड़ी थी जिस पे उसने उसको दौड़ा दिया था, यानी कांटा चेंज कर दिया था, वो आगे से टूटी हुई थी। पूरी ट्रेन भी तबाह हुई, साथ मुसाफिर भी कुछ जान भाग हो गए और कुछ ज़ख्मी हो गए शदीद। तो वो दूसरे जो थे बच्चे जो जानबूझकर उस पटड़ी पे खेल रहे थे वो हंसना शुरू हो गए। तो उसको बड़ी नदामत हुई फिर कि ये मैं क्या कर बैठा हूँ कि इनको बचाते बचाते तो मैं सैकड़ों के हिसाब से लोगों को मरवा बैठा हूँ, ट्रेन पूरी तबाह भी करवा बैठा हूँ। तो नाज़रीन कराम, कुछ कहानी सुनाने का मतलब ये था कि कुछ इसी तरह का 9 अप्रैल 2022 को रात 12 बजे भी कांटा चेंज करने वाले अजनबी ने कांटा चेंज कर दिया। एक तरफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब थे जो मुल्क की मैशत को दुरुस्त समत पर लेकर जा रहे थे। दूसरी जानब फिर जो 14 अदद पार्टियां थीं उनको अजनबी ने कांटा चेंज करते हुए हुकूमत उनके सुपुर्द कर दी और इमरान खान साहब को गिराने की खातर उनको हुकूमत दे दी और इमरान खान साहब को उनकी हुकूमत को गिरा दिया। कांटा तो उन्होंने अजनबी ने बदल दिया, लेकिन फिर क्या हुआ, कैसे मुल्क की मैशत तबाह हुई, कैसे मुल्क के हालात बिगड़े, किस तरह महंगाई का अरूज हुआ, जो आप तमाम के सामने है। तो नाज़रीन कराम, ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि अब फ़ैसले की घड़ी आ चुकी है अवाम पाकिस्तान पे। निज़ाम पाकिस्तान ने जो फ़ैसला करना था वो तो कर लिया हुआ है, वो भी आगे चल के बताता हूँ कि क्या फ़ैसला हुआ है। अब अवाम पाकिस्तान
पे फ़ैसले की घड़ी आ गई है। अब आपने 8 फरवरी को जो रेलवे स्टेशन है उस पे तो नहीं जाना, बल्कि आपने जाना है पोलिंग स्टेशन पे, और कांटे की जगह आपके हाथ में स्टैंप होगी, मोहर होगी। फ़ैसला आपने करना है, स्टैंप आपने लगानी है, एक को बचाना है या 14 पार्टियों को, ये फ़ैसला आपने करना है। जिस तरह के मुल्क के हालात 14 पार्टियों ने किए, और जिस तरह खान साहब मैशत को लेके चल रहे थे, वो भी आपके सामने है। फ़ैसला आपका ही होना है। निज़ाम पाकिस्तान कुछ भी कर ले, लेकिन अवाम पाकिस्तान का फ़ैसला होगा। आपका इख्तियार है, आप किसको बचाते हैं, किसको गिराते हैं, किसको जितवाते हैं, किसको हराते हैं। तो ये सोच समझ कर आपने फ़ैसला करना है। कहीं ऐसा ना हो जो 9 अप्रैल को रात 12 बजे कांटा बदलने वाले ने कांटा बदल दिया, गलत फ़ैसला कर दिया, फिर रिज़ल्ट आपके सामने है। तो ऐसा ना हो कि आप भी पछताएं बाद में। सोच समझ कर आपने फ़ैसला करना है। नाज़रीन करम, अब बात करते हैं नून लीग के कि अहमद मीर साहब ने बड़ा इंकशाफ किया है कि मियां नवाज शरीफ साहब भूल जाएँ कि उनकी हुकूमत बनने वाली है, वो चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का हलफ उठाएँगे। उन्होंने कहा कि इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ उनको आर्डर हुआ है कि उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करें, क्योंकि इस्तेकाम पाकिस्तान को जो निज़ाम पाकिस्तान ने एक नक्शा बनाया हुआ है, 40 अदद सीटें जो हैं वो इस्तेकाम पाकिस्तान को कौमी असम्बली की देनी है, 70 अदद सूबाई असम्बली की। तो यूँ हुकूमत जो है पंजाब की, जो निज़ाम पाकिस्तान ने नक्शा बनाया है, उसकी हुकूमत पंजाब की इस्तेकाम पाकिस्तान को देने की तैयारी की गई है। यही वजह है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो है वो उल्टी गिनती शुरू हो गई है, परेशानी बढ़ गई है उनकी। तो वजह क्या है कि जो इस तरह के उल्टे सीधे ये बयान देते हैं, हिसाब लेना, जब हिसाब लेने का बयान देते हैं तो फिर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये बड़ा इंकशाफ किया अहमद मीर साहब ने। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी के जो सदर जरदारी साहब हैं, एक्टिव हैं, उनके साथ अब बलूचिस्तान के भी लोग शामिल होना शुरू हो गए हैं। जब मियाँ साहब इस तरह के बयान देते हैं तो फिर जो नक्शा बनाने वाले हैं उन्होंने जरदारी साहब की तरफ फिर तवज्जो देना शुरू की। नून लीग से फीडर छीन कर जरदारी साहब को फीडर देने की तैयारी हो चुकी है। तो नाज़रीन इकराम, अगर दूसरी जानब देखें तो इमरान खान साहब के जो सदर हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, गुजरात के चौधरी परवेज़ इलाही साहब, आज वो कचहरी में आए, उनके साथ शेख रशीद साहब भी मौजूद थे। उनको साफ़ी ने पूछा इलेक्शन के मतलब, तो उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन ना हुआ तो फिर वो हंगामा होगा मुल्क पाकिस्तान में जो इससे कबल कभी नहीं आपने देखा होगा। तो मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा। 3 अदद उन्होंने कहा मैं कौमी असम्बली की सीटों से लड़ूंगा, 5 अदद मैं सूबाई असम्बली की सीटों से इलेक्शन लड़ूंगा। शेख रशीद साहब ने भी वहाँ कहा कि मैं N 56, 57 से मैं कौमी असम्बली की सीटों पे इलेक्शन लड़ूंगा, अपने निशान पर, कलम दुआत के निशान पर, और उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो मेरे मुकाबले में अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी। तो नाज़रीन इकराम, अगर देखें तो शेख साहब ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ वफाई की है, उन्होंने बेवफाई नहीं की। जिस तरह दूसरे गद्दारों ने इंटरव्यू दिए, इल्ज़ामात लगाए खान साहब पे, किरदार कुशी की खान साहब की, लेकिन इस तरह का शेख रशीद साहब ने 70-75 बरस की उम्र में होते हुए भी सारा कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद इस तरह के बयानात नहीं दिए। तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शेख साहब के मुकाबले में अपना उम्मीदवार ना खड़ा करे। तो नाज़रीन इकराम, परवेज़ इलाही साहब ने बड़ा धड़ल्ले का बयान दिया है कि अगर मुंसफाना इलेक्शन ना करवाए गए तो पाकिस्तान में जो हंगामे होंगे वो ना माजी में कभी किसी ने सुने होंगे ना देखे होंगे। तो अगर देखें नाज़रीन इकराम, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवारों से आप देख रहे हैं कि कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। इससे कबल आपने देखा होगा पर्स छीने जाते थे, तो पैसे छीने जाते थे, सोना छीना जाता था, मोबाइल छीने जाते थे। लेकिन ये अजीब काम शुरू हो गया मुल्क पाकिस्तान में कि कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। हालांकि मुशर्रफ साहब के दौर में नून लीग के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया गया था। अगर इस तरह का किया जाता तो नून लीग कब की ख़त्म हो चुकी होती। जिस तरह की ये इंतकामी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ की जा रही हैं, नून लीग ने कभी ख्वाबों में भी ऐसा होता
नहीं देखा था। अगर वो इस तरह देख लेते तो नून लीग कब की ख़त्म हो चुकी होती। लेकिन तमाम तरह के ओछे हथकंडों के बावजूद पाकिस्तान तरीके इंसाफ का लीडर भी डटा हुआ है और जो उनके मुखलस साथी हैं, पुराने साथी हैं, वो भी उनके साथ डटे हुए हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये मामला चाहें आज तक के लिए दोबारा नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।